लेकिन चलिए इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ पूर्व चेयरमैन एसबीआई के दिनेश कुमार खारा सर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उम्मीदों का डबल धमाका, क्या कहेंगे आज की पॉलिसी ऐलान को लेकर सर? नहीं, ये एक बहुत ही वेलकम पॉलिसी आया है जी। जिसमें कि रेपो रेट का रिडक्शन तो हुआ ही हुआ और सीआरआर रिडक्शन जो कि बहुत दिनों से एक डिमांड थी बैंकिंग सिस्टम की, वो भी आया है और इसके चलते बैंक्स का लिक्विडिटी काफी इम्प्रूव हो जाएगा और जो रेपो रेट रिडक्शन से बैंक्स के निम के ऊपर इम्पैक्ट आता, वो इम्पैक्ट भी काफी हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा इस सीआरआर रिडक्शन के कारण। मैं चाहती हूँ खारा सर हम आगे लेकर जाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्रोथ इंजन को और डबल फ्यूल दे दिया गया है। अब ये बताइएगा कि इसके जो एस्टिमेट्स भी बता रहे हैं लगभग 0.5% के आसपास ये जीडीपी में एडिशन हो जाएगा। 8% प्लस की जीडीपी ग्रोथ की ओर हम क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? लिक्विडिटी के लिहाज से भी मुझे आप बताइएगा बैंकों की स्थिति अब किस तरह से ड्रास्टिकली बदलेगी, बिकॉज ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव है। है कि जहाँ तक बैंक्स का लिक्विडिटी का सवाल है, ऑलरेडी सिस्टम में अभी भी 3 लाख करोड़ के करीब का सरप्लस लिक्विडिटी था और इस 100 बेसिस पॉइंट कट से अनदर 2.5 ट्रिलियन का लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगा सिस्टम में। तो जहाँ तक मेरा ये मानना है कि बैंक्स का जहाँ तक कैपिटल का सवाल है, दे आर वेरी वेल कैपिटलाइज्ड। बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और साथ ही साथ अभी कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है, जहाँ जो आपने कहा कि 6.5% से 8% की ग्रोथ, 6.5% से 8% की ग्रोथ के लिए रियल इकोनॉमी में ग्रोथ आना बहुत जरूरी है और रियल इकोनॉमी का ग्रोथ विल बी ए फंक्शन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। बैंक्स का एबिलिटी टू सपोर्ट द ग्रोथ इज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन, but it is not the sufficient condition also. Sufficient condition के लिए डिमांड का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। आई थिंक फॉर्चुनेटली एज वेल इंडिया, हिंदुस्तान में जो है, इंडिया में जो जो डिमांड है वो मोर इज आई मीन इंटरनली फोकस्ड, सो इट इज नॉट एज मच, मतलब वो ग्लोबल इवेंट्स इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। तो मेरे को आशा है कि हम लोग इस राह पर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 6.5 से 8% आ जाएगा। उसके लिए जैसा मैंने कहा कि जो 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 ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो कितनी सपोर्टिव रहेगी, उसको देखने की जरूरत है। क्योंकि फिलहाल तो जहाँ तक क्रूड का सवाल है, वो भी बड़ा बेनाइन ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी इन ए वे अपना जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायक है। और और आगे जहाँ तक डिमांड का सवाल है, रूरल डिमांड काफी अच्छी है बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने से जो कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव करेगी। कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करने से जो वेज इंक्रीज है, अर्बन वेज इंक्रीज है, जो कि अभी तक थोड़ा कंसर्न था, वो भी काफी हद तक एड्रेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इवन अर्बन डिमांड भी जो है रिवाइव होगी और अर्बन डिमांड रिवाइव होगी, रूरल डिमांड रिवाइव होगी। सो ये जो है अपने आप में बड़े एनकरेजिंग साइंस हैं और इस कारण से इस तरह के डिमांड के का एवोल्यूशन को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि 6.5% से 7% के करीब बढ़ना क्या बात तो जो सर्टेनली ही संभव हो पाएगा। और आने वाले दिनों में अगर ग्लोबल इकोनॉमी का भी सपोर्ट मिल जाता है, अगर जैसा कि हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की तरफ काफी कोशिश कर रहे हैं और एसएमईज को काफी इनकरेज कर रहे हैं, तो उस तरह के जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट होगा, उससे इवेंचुअली हमारा ऑब्जेक्टिव तो बड़ा क्लियर है भारतवर्ष का कि हमें 8% की ग्रोथ की तरफ बढ़ना है और उसके लिए सभी तरफ से जो है काम हो रहा है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर भी अब जो है उसमें जुझा हुआ है। तो आशा करता हूं कि इमीडिएटली नहीं, लेकिन इवेंचुअली तो हमें उस राह पर आगे जाना ही है। पर कवायद तेज और मेरे ख्याल से अब सभी फोर्सेस अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खारा सर एक सवाल आपसे मैं चाहती हूँ छोटा सा पूछना। अब जो अकोमोडेटिव स्टैंड को बदल के न्यूट्रल कर दिया गया है सर, इसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए? ये क्या संकेत होगा? देखिए, ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी को देखा गया और
उसको देखते हुए अकोमोडेटिव से न्यूट्रल करने का मतलब यही है कि और यहाँ तक पॉलिसी रेट रिडक्शन की और आगे आशा नहीं करनी चाहिए। इन अ वे ये मार्केट के लिए बड़ा क्लियर साइन है, मार्केट क्योंकि मार्केट्स अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करती, तो ये जो है समय रहते ये कह देना कि अब स्टांस जो है अकोमोडेटिव नहीं रहकर न्यूट्रल है, डिपेंडिंग अपॉन जो मैक्रो कंडीशंस अभी ऑब्टेन कर रही हैं, उनके चलते अब ये स्टांस जो है न्यूट्रल के बदले अकोमोडेटिव के बदले न्यूट्रल कर दिया गया है। और इसके पीछे एक और कारण भी ये है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अगर इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और 4% से आगे इन्फ्लेशन जाएगा, तो आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट के बारे में एक रिव्यू करना पड़ेगा, जो कि एक डाटा ड्रिवन रहेगा। तो इस तरह से एक मार्केट को ये एक मैसेज दे दिया गया है कि फिलहाल जो अभी जो मैक्रो कंडीशंस ऑब्टेन कर रही हैं, इसके बाद आरबीआई के पास और फर्दर पॉलिसी रिडक्शन का स्कोप नहीं बचता है। तो इस कारण से अगर आप सही मायने में देखें, तो 5.5% का जो पॉलिसी रेट अनाउंस किया गया है और इन्फ्लेशन का रेट जो है तकरीबन 3.7% है। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 1.8% हो गया पॉलिसी रेट। तो नॉर्मली 2% से कम का पॉलिसी रेट जब रहता है, रियल पॉलिसी रेट, इट इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग फॉर द इकोनॉमी। सो आई थिंक अगर हम उसी तरह से अगर हम यूएस का भी इंटरेस्ट रेट देखेंगे, वो भी इसी तरह से चलता है। सो आई थिंक ग्लोबली ये एक प्रिंसिपल रहता है। तो इस कारण से एक स्टांस को वो न्यूट्रल करने का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि आने वाले दिनों में इस तरह के डिसीजन विल बी प्योरली ड्रिवन बाय द डाटा व्हिच विल कम इन, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो फर्दर स्कोप इन रिडक्शन इन द पॉलिसी रेट्स। ऑलराइट।